हेलो ब्यूटीफुल लर्नर्स, आज का टॉपिक है डायस्पोरा। डायस्पोरा एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग भी थीसिस करने की ख्वाहिश रखते हैं मास्टर्स में, बीएस में, एमएस में और पीएचडी में, तो डायस्पोरा एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक माना जाता है। और अगर रिसर्च के हवाले से अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखना चाहते हैं तो डायस्पोरा पे आप बहुत सी रिसर्चेस कर सकते हैं। इस पे बहुत सा डाटा मौजूद है, बहुत से लोग इस पे आगे भी काम कर रहे हैं। इस टॉपिक को मुकम्मल तफसील से जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट टाइम वेस्टिंग। First of all, we have to understand the meaning of diaspora. The term diaspora refers to the movement, migration or away from an established or ancestral homeland. ये डेफिनेशन दी थी कोहन ने 1997 में। अगर हम टर्म डायस्पोरा की बात करें तो एक ऐसी मूवमेंट है, ऐसी तहरीक है जिसमें लोग माइग्रेट करते हैं। उर्दू में इसको कहेंगे हम हिजरत करते हैं। वो लोग अपने आबाई वतन से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं डायस्पोरा। अगर हम सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में डायस्पोरा को जानने की कोशिश करें, कोई भी ऐसी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन शेयरिंग कॉमन एथनिक आइडेंटिटी who were either forced to leave or voluntarily left their settled territory and became residents in areas often for removed from the former. So, कोई भी ऐसी आबादी जो कि मजमूई अपनी आइडेंटिटी शेयर करती है, इसमें वो दो तरीके से शेयर कर सकती है। एक वो चाहते हुए शेयर कर सकती है वॉलंटरली, और एक वो फोर्सफुली भी उस जगह को, उस इलाके को छोड़कर जाते हैं जहाँ पे वो पहले रहते हैं। तो ऐसी चीज को, ऐसी तहरीक को हम कहते हैं डायस्पोरा। 1991, विलियम सैफरान set out 6 rules to distinguish diaspora from migrant communities. He tries, इसने कोशिश की कि अगर आप डायस्पोरा को और माइग्रेंट जो कम्युनिटीज हैं उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। These included criteria that the group maintains a myth or collective memory of their homeland. They regard their ancestral homeland as their true home, to which they will eventually return, being committed to the restoration or maintenance of that homeland, and they relate personally to the homeland to a point where it shapes their identity. So basically he says कि वो लोग जो अपना आबाई इलाका छोड़कर जाते हैं तो वो उनका ट्रू होम है, वो उनका असल में घर है, जहाँ पे उन्होंने वापस जाना है, जहाँ पे उन्होंने दोबारा जाकर मेंटेनेंस करनी है या अपनी जो भी इंतजामात उन्होंने छोड़े थे वो जाके उन्होंने संभालना है, अपना घर बार संभालना है। और पर्सनली अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है तो वो उसी इलाके को अपनी ट्रू पहचान मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पाकिस्तानी जो है जाके दुबई में सेट हो जाता है या किसी और कंट्री में सेट हो जाता है, तो उसका जो एक्चुअली होमलैंड जो होगा, बेसिकली जहाँ पे वो पैदा हुआ है, जहाँ पे उसका नेम है, वो ही उसका होमलैंड जाना जाएगा। इसी तरह कुछ लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेजेस सीखते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका ट्रू होम वही माना जाएगा जहाँ से वो एक्चुअल बिलोंग करते हैं और एक्चुअली वहाँ पर उनको लौट कर जाना भी होता है। जो आबाई चीज़ें, आबाई जायदाद, आबाई घर, कारोबार वो लोग छोड़ कर आते हैं, उसको जाकर मेंटेन, उसको जाकर ठीक उन्होंने ही करना होता है। तो ये कहना है विलियम सैफरान। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जी मैस माइग्रेशन आती है। मैस माइग्रेशन स्टार्टेड विद द कॉलोनियल इरा इन द 19th सेंचुरी। तो ये जी स्टार्टअप हुई थी 19th सेंचुरी में। Some 28 मिलियन इंडियंस माइग्रेटेड, इसमें जी 28 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेट किए गए थे। सन था 1846 से 1932। Some 4.5 million settled in Malaya and Burma between 1882 and 1937. Mostly working class, कूली migration, plantation worker, laborers. तो इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो कि कूली थे, प्लांटेशन थे, गार्डनर थे, वर्कर थे, लेबरर थे। Post independence migration related to Britain. Since
70s highly skilled migrants to the USA, Canada and Australia. अगर 1970 में देखा जाए तो बहुत से लोग जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हुए, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे। इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्री से वो बिलोंग करते थे। इंडियन डायस्पोरा को अगर फर्दर देखा जाए, नॉट अ न्यू टर्म, ये कोई न्यू टर्म नहीं है जो अभी अभी जो है वो डेवलप हुई है। फर्स्ट cited in 1916 by American writer Randolph Bourne in his paper Transnational America, describe what today we would call multiculturalism. इसने बात की कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। मल्टीकल्चरलिज्म में डिफरेंट जो है कल्चर जब कंबाइन करते हैं तो उसको मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। 1916 में ये जो है पहली दफ़ा इसका जिक्र किया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1990s। अगर हम माइग्रेशन की टर्म की बात करें तो 1990s में जो है इसका कॉन्टेक्स्ट में देखने में आया। Indian diaspora, sometimes transitional populations are diasporic, exile और opposition groups. exile वो लोग होते हैं जो मुल्क बदल किए जाते हैं, मुल्क से निकाल दिए जाते हैं, तो उनको exile कहते हैं। और कुछ opposition जो है मुखालिफ ग्रुप भी इसमें शामिल होते हैं। dual citizenship, जिसमें dual यानी कि दोहरी सिटीजनशिप, जो लोग एक कंट्री में भी उनकी सिटीजनशिप है और दूसरी में भी उन्होंने नेशनैलिटी हासिल कर दी है अपनी, तो मार्क ग्लोबल अपवर्ड ट्रेंड इन फ्लेम्स थ्रू नेचुरलाइजेशन, मैरिज एंड बर्थ, वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट। जो लोग हम फर्ज करें यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी है, सिटीजनशिप जो है पाकिस्तान की अगर फर्ज करें पाकिस्तान में है, इंडिया में है तो इंडिया की होगी, अमेरिका में है तो अमेरिका की है। बट वो अगर शिफ्ट हो गए हैं किसी और कंट्री में, अगर उनकी किसी और कंट्री में शादी हो गई है, वहाँ पे वो रहने लग गए हैं, कुछ ईयर 5 साल या कुछ उन्होंने गुजारा है, वहाँ पे उनके बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसमें बहुत ज़्यादा वसी हैं कि वो लोग वहाँ पे भी अक्सर लोग सिटीजनशिप लेकर परमानेंट जो है वो दूसरी कंट्री में रहना स्टार्ट कर देते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को चेंज कर दिया। ट्रांजिशनलिज्म इज लिंक टू ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस, कि ट्रांजिशन जो आपकी एक कंट्री या सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक इलाके को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। न्यू टेक्नोलॉजी ने बहुत से डिस्टेंस को कनेक्ट किया, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली नेटवर्क्स विद इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये जो बात है ये वर्टवर्स ने की 1999 में। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इंस्टेंट मैसेजेस, ईमेल, स्काइप, लो कॉस्ट एयर ट्रैवल, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें कि इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो इंटरनेट जो है इसने बहुत सी चीज़ों को वसी किया, जिसके ज़रिए आप बहुत ही जल्दी अपने मैसेजेस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हो। ईमेल, स्काइप, बहुत से लो कॉस्ट एयर ट्रैवल्स भी आजकल आ गए हैं, जो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, पहलू है ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर बात करें कि डायस्पोरा का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे ब्रिंग वैल्यूएबल थिंग्स, इन्होंने वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं। इम्पैक्ट इज डिफरेंट ऑन यूथ, मैन एंड वुमन। इसका इम्पैक्ट अगर जवान लोगों पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मर्दों औरतों पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट इसमें हम कर सकते हैं। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डायस्पोरा ऑन देयर होम कंट्रीज और कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत आता है, क्योंकि बहुत से लोग जॉब के सिलसिले में, लेबरर्स जो हैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, उनके डायस्पोरा का पार्ट बनते हैं, तो इसमें बहुत से जो है चेंजिंग्स आते हैं इस हवाले से। इम्पैक्ट ऑन यूथ, अगर यूथ की बात करें कि इस पर क्या असर पड़ा डायस्पोरा की वजह से, विश टू फ्लाई, दे वांट टू फ्लाई, दे वांट टू सी द ड्रीम्स, विल टू डू बेटर इन द फ्यूचर, वांट्स टू अर्न प्रॉपरली, एफिशिएंसी, रेडी फॉर स्ट्रगल, वो कोशिश करते हैं, वो मेहनत करें, रेडी फॉर एंड वर्क, उनमें हौसला आ गया है। रेडी टू फेस चैलेंजेस, ये पुरानी यूथ से बहुत से मुख्तलिफ हैं। पुरानी यूथ जो है वो चैलेंजेस नहीं लेती थी, बट जो न्यू यूथ है वो चैलेंजेस के लिए तैयार रहती है, बहुत सा स्ट्रगल करने के लिए भी तैयार रहती है।
Indian diaspora, most of the current immigrants from the region are students seeking higher education. Consequently, they are more likely to take advantage of technology to maintain ties to each other and to their home countries than prior generations of immigrants. अगर आप prior की बात करें, जो पहले जो लोग थे वो इस तरह से इमिग्रेंट तो थे, पर अब जो है वो एजुकेशन के हवाले से लोग आला तालीम हासिल करने के लिए भी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी के है बेहतर जो है फ़ायदे हासिल कर सकें, अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। और ये पहली जनरेशन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब जो है इसको देखने में आ रहा है। Indian diaspora groups mobilizes in several districts, ways by sending remittance, supporting caste groups, and maintaining information. Diaspora groups affect the domestic and foreign policies of both host and sending countries. तो इसमें जी बहुत से जो ग्रुप हैं जो लोअर कास्ट होते हैं, इसमें कास्ट सिस्टम इतना नहीं होता है, हर किस्म के कास्ट के लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में एजुकेशन के हवाले से और डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन के हवाले से, सीखने के हवाले से जा सकते हैं। और वो लोग जो है इसके लिए पॉलिसीज़ भी बनाई गई हैं ताकि उन लोगों को भेजा जा सके, उन लोगों को जो होस्ट कंट्री होती है जो लोग उनको बुलाती है और जिस कंट्री के ज़रिए वो जाते हैं उनके भी कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी के तहत बन चुके हैं। रोल ऑफ अ डायस्पोरिक राइटर, अगर आप राइटर की बात करें कि डायस्पोरिक राइटर ने क्या क्या किया है, इसमें राइटिंग इज अ पॉलिटिकल एक्विस डिस्क्राइबिंग द वर्ड। अगर आप वर्ड को दुनिया को दोबारा से बयान करना चाहते हैं तो ये एक राइटर ही होता है जिसको अच्छे तरीके से बयान कर सकता है। स्टेट टेक्स रियलिटी इनटू इट्स ओन हैंड्स, वो जो है दुनिया की रियलिटी को अपने हाथों में लेकर बताता है। डिस्टॉर्टिंग रियलिटी पॉलिटिसाइज, उस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पोलाइटली वो बयान कर सकता है, उसको ख़राब भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छे राइटर की खूबी है कि वो चीज़ों को अच्छे से बयान करे। डिनाइंग द ऑफिशियल पॉलिटिकल वर्जन्स ऑफ ट्रूथ, और बेसिकली जो पॉलिटिकल वर्जन्स ऑफ ट्रूथ होते हैं उसको साइड पर रखकर वो एक जो अच्छा तजर्बा होता है और सच्चाई की बिना पर जो चीज़ें होती हैं उसको बयान करता है। Not depend upon author's worthiness but by the quality of what has been written. उसकी खुद की ज़ाती राय नहीं होती इसमें एक तजर्बा होता है, सच्चाई होती है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो बयान करता है जो लोग किताबों में पढ़ते हैं या जिस पर रिसर्च की जाती है। इंडियन राइटर बेसिकली एक अब दुनिया को न्यू स्पेक्टिकल से देखना स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू नज़रिए से देखना स्टार्ट हो चुके हैं। ओल्ड वर्जन जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है। आइडेंटिटी प्लूरल और पार्शियल स्ट्रैडल बिटवीन टू कल्चर्स, जो भी दोनों कंट्रीज़ में या जब आप शिफ्ट करते हैं किसी कंट्री में तो उसके नज़रियात जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होने लगे हैं, लोगों में जो गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म होने लगी हैं। तो जी ये थी आज की लास्ट स्लाइड। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब, like, comment and share with other learners. Hopefully we will meet with another video very soon. Thank you so much. Allah Hafiz.